उम्मीदवार सामने आए हैं, फिर भी नेताजी अपना दरबार छोड़कर जमीन पर उतर आ चुके हैं, क्योंकि इस साल लोकसभा के चुनाव प्रस्तावित है। सत्ता के सर्वोच्च शिखर के लिए पूरे देश में सबसे बड़ा सियासी बाजार सजने को तैयार। राजनीतिक पार्टियां वादों की टोकरी से भरोसा और मसाला भरकर लेकर आ चुकी हैं, जिसकी जल्दी ही होम डिलीवरी भी होने वाली है। आपको ये बताएं कि दिल्ली के सिंहासन की दौड़ में जुटी हर सियासी पार्टी के लिए इस वक्त हर इंसान, हर वोटर बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं महासंग्राम 2024। मोहन भागवत का दौरा और कांग्रेस के सवाल। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का मध्य प्रदेश दौरा और इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। आपको ये बताएं कि मोहन भागवत ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान कमजोर प्रदर्शन करने वाली सीटों को भी केंद्र में रखा, जबकि बीजेपी के मजबूत माने जाने वाले गढ़ मालवा क्षेत्र का भी दौरा मोहन भागवत करने वाले हैं। अपने एक सप्ताह के मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान 6 से 8 फरवरी तक उज्जैन में रहेंगे मोहन भागवत। संघ कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी टोली के साथ बैठक करेंगे। 10 और 11 फरवरी को मुरैना में मध्य भारत प्रांत के प्रचारकों की बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस कह रही है कि संघ पर्दे के पीछे से बीजेपी को चुनाव जिताता है, सरकार चलाता है, जिस पर बीजेपी ये कहती है कि संघ सांस्कृतिक संगठन है। लगातार मिल रही हार से कांग्रेस बौखलाई। संघ है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को नियंत्रित करता है, उनके लिए चुनाव में काम करता है, उनके जो है प्रशासन में हस्तक्षेप करता है। तो सीधे खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ते ये लोग? जो है पीछे के रास्ते से सत्ता पर क्यों कब्जा करना चाहते? खुल के आना चाहिए। संघ अपने जो है खुद के एजेंडे पर चुनाव लड़े। अब तो उनके लड़कों ने अपनी कुछ पार्टी भी बना ली है, उसी पार्टी को आगे बढ़ाएं। ये इनडायरेक्ट क्यों हो रहा है देश में? अच्छी बात है, आप पूरे प्रदेश में घूमें, संघ के नाम पर वोट मांगे और संघ के उम्मीदवार संघ के नाम पर चुनाव लड़ें। बड़ा बचकाना आरोप है कांग्रेस का। संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। परम आदरणीय मोहन भागवत जी का दौरा कहीं भी राजनीति से प्रेरित नहीं। न कोई राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, न वो राजनीतिक किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, न राजनीतिक कोई बैठक कर रहे हैं। लेकिन तमाम आरोप कांग्रेस लगाना चालू हो गया। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है जो समाज सेवा के क्षेत्र में लोगों को जागृत करने का काम करता है, समाज सुधार के काम करता है, समाज सेवा के काम करता है, लोगों की मदद करने के काम करता है। उसको राजनीति से जोड़ना, उस दौरे को राजनीति से जोड़ना पूरी तरह से कांग्रेस का बचकाना आरोप है। मोहन भागवत जी का जो दौरा है वो विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका लोकसभा लाइव जुड़ रहे हैं शैलेंद्र। मोहन भागवत का दौरा, और मुझे लगता है कि चूंकि लोकसभा चुनाव प्रस्तावित इसी साल, तो शायद कोई भी मौका ना छोड़ा जाए विपक्ष की तरफ से निशाना साधने का। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा। जिस तरीके से मोहन भागवत का जो दौरा है, पहले वो 2 दिन उज्जैन में रहेंगे और उसके बाद 2 दिन ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर मुरैना जिले में जो मध्य प्रांत के जो विस्तारक है उनके साथ वो बैठक करने वाले हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये संघ प्रमुख का ये दौरा है और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उनको निशाने पर ले रही है और साफ तौर पर यह कह रही है कि लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने का काम जो है वो संघ प्रमुख यहाँ आकर करने वाले हैं। उन्होंने साफ तौर पर संघ पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब संघ जमीन तैयार करता है बीजेपी के लिए, जब सरकार बन जाती है तो उस समय पीछे से नियंत्रित करता है, उनको निर्देशित करता है, तो सीधे तौर पर वो चुनाव मैदान में क्यों नहीं आते, क्यों अपने आप को सांस्कृतिक संगठन करार दे रहे हैं। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब संघ पर इस तरीके के बीजेपी के पक्ष में काम करने के आरोप लगाए जाते हो। हालांकि संघ के बारे में साफ तौर पर यह कहा जाता है कि वो सांस्कृतिक तौर पर संगठन है, सामाजिक सरोकार से जो जुड़े मुद्दे हैं उनके लिए वो काम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं गाये बगाए इस बात के आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं कि संघ जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। क्योंकि देखिए, जो विचारधारा, जिस विचारधारा पर बीजेपी काम कर रही है उसी विचारधारा पर संघ काम करता है। तो कहीं ना कहीं जो विचारधारा की जो मेलजोल है उसके चलते ये आरोप लगातार लगाए जाते हैं। कि हालांकि माना यह भी जाता है कि संघ का अनुवांशिक संगठन ही बीजेपी है, लेकिन सीधे तौर पर संघ राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन लोकसभा के चुनाव है और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के पहले भी देखने में आया था कि संघ के तमाम जो पदाधिकारियों ने मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में दौरे किए थे, बैठकें भी की थी। और इस बार जो मुख्य मुद्दा है वो राम मंदिर का मुद्दा है कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जो संघ के कार्यकर्ता जाएंगे, तो ऐसे में कांग्रेस अब चुनाव के पहले कोई ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती जिससे कि बीजेपी को घेरा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, ये जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से कहा जा रहा है
कि विपक्ष और सत्ता पक्ष एक बार फिर से एक और मुद्दे को लेकर आमने सामने, जो कि लोकसभा चुनाव है। और इसी सिलसिले में एक और बड़ी जानकारी जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी सक्रिय है, वही लोकसभा चुनाव जिसका जिक्र करें। और इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। सचिन पायलट विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के साथ कोरबा दौरे पर रहने वाले हैं। और इस दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। 12 फरवरी को राहुल गांधी की संभावित यात्रा है। तीनों पार्टी नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 3 नेता 3 फरवरी को अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे। सीधे आपको ले चलेंगे रायगढ़ से कि सत्यजीत घोष हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सत्यजीत, मायने समझाइएगा एक तो सचिन पायलट के दौरे के, और साथ ही साथ जो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी आने वाले हैं, उसे लेकर कोई रूपरेखा क्या तैयार की गई अभी तक? जी, आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ से इस न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी सचिन पायलट आज रायगढ़ पहुंच रहे हैं। इनका लगभग 4 बजे शाम आज रायगढ़ का दौरा है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी में एक अहम बैठक लेंगे न्याय यात्रा को लेकर। आपको बताना चाहूंगा, सचिन पायलट जी के साथ में दीपक बैज, जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत एवं अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पहुंच रहे हैं। न्याय यात्रा को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। निश्चित तौर पर न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी एवं अन्य कांग्रेसीजन पूरे जोरजान से जुड़ गए हैं। आज इसको लेकर अहम बैठक करने के लिए सचिन पायलट स्वयं रायगढ़ पहुंच रहे हैं। जी अवंतिका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सत्यजीत इस जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि जैसे ही सचिन पायलट पहुंचेंगे यहाँ पर, कांग्रेस के अंतर्गत तैयारियां शुरू हो जाएंगी न्याय यात्रा को लेकर। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी कर रही हैं। और इसी का ये नतीजा कि बीजेपी ने बस्तर लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क महाअभियान शुरू किया। इसके तहत पार्टी केंद्र और राज्य सरकार की योजना को जन जन तक पहुंचाएगी। अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए पार्टी ने जगदलपुर में कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया है। इस मौके पर लता उसेंडी, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, केंद्रीय मंत्री केदार कश्यप और आला नेता शामिल हुए। इस मौके पर सभी नेताओं ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है, कमर कसा हुआ है। आज पूरे लोकसभा के हमारे पूरा नेतृत्व आज यहाँ उपस्थित है, सभी कार्यकर्ता उपस्थित है। इनकी उपस्थिति में आज लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। ये भी कहा कि साल 2014 में 27 सीटें हमने जीती, 2019 में 28 सीटें जीती, अब 24 में 29 सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। 2014 में हम जीते थे 27 सीटें 29 में से, 2019 में जीते थे 28 और 2024 में अब 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस तैयारी में हम लगे हुए हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने अपना अंतिम बजट पेश कर दिया है। बजट पेश होने से पहले तमाम तरह की अटकलें लगाई जानी थी। चुनावी साल में लोक लुभावन बजट आने के पूरे आसार थे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सरकार ने चुनाव पर ध्यान न देते हुए देश की वित्तीय जरूरतों और विकास की योजनाओं पर आधारित बजट पेश किया। अब इस भरोसे के साथ ही सत्ता के महासंग्राम में एक बार फिर से विजय होगी, ये दावा भी। केंद्र की मोदी सरकार पार्ट 2 ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करने पहुंची, तब इस बात के पूरे कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव को देखते हुए लुभावने वादों की भरमार होगी। आखिर देश में आम चुनाव से पहले ज्यादातर मौकों पर ऐसा होता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। चंद दिनों में चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रही बीजेपी सरकार ने अपने इस बजट में भी देश की वित्तीय जरूरतों, बुनियादी सुविधाओं और विकास की योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ये विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा,
गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। बजट में जिस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है वो है ग्रीन एनर्जी। सरकार ने सौर ऊर्जा वाले घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर बनाने की घोषणा की गई है। किराए के मकान और झुग्गियों में रहने वालों के लिए नई आवास योजना की घोषणा की गई। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाने पर जोर दिया गया है। टूरिज्म सेक्टर को बिना ब्याज के लोन देने की घोषणा की गई है। सर्वहितैषी सर्वस्पर्शी कामों के आधार पर सभी विभागों पर पर्याप्त ध्यान देते हुए खास करके गरीब, महिला, युवा, किसान पर केंद्रित प्रधानमंत्री ने इस बजट को जो ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण से लगभग 25 करोड़ हमारी आबादी गरीब रेखा से बाहर आई है। भारत सरकार का आदरणीय मोदी जी का अंतरिम बजट प्रस्तुत हुआ है और इस बजट में मुख्य रूप से हमारे देश की महिलाओं, अन्नदाताओं, युवाओं और गरीबों पर विशेष फोकस किया गया है। एक तरफ बजट को बीजेपी के तमाम नेता मंत्री विकास का बजट बता रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस बजट को निराशाजनक बता रही है। लोकसभा चुनाव से पहले मुद्दे की तलाश में जुटी पार्टी अंतरिम बजट के सहारे सरकार को घेर रही है कि किसानों का और आम जनता की महंगाई का कोई प्रावधान, कोई ख्याल नहीं रखा कि उसके अंदर महंगाई कैसे कम की जाए। ईंधन के दाम कम करे तो हवाई ईंधन के दाम कम करे, जो एक हंसने का पर्याय बन चुका। हवाई ईंधन इसलिए कम करे कि साहब को विदेशी दौरे ज्यादा करना रहते हैं तो बजट ज्यादा ना दिखे, इसलिए हवाई ईंधन कम कर दिया और बाकी जगह महंगाई जो की तो। केंद्र सरकार के इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस तरह से मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया और इसी बजट के साथ पार्टी सत्ता के महासंग्राम के लिए कूच करने वाली है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य, बुनियादी सुविधाओं का विकास और निचले तबके को मिलने वाली न्यूनतम जरूरी सुविधाओं में विस्तार की योजनाओं के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ के पर्यटन और संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र के अंतरिम बजट को हर वर्ग के विकास का बजट करार दिया। कहा है कि अंतरिम बजट के बाद भी ये बजट पूर्ण बजट जैसा ही लग रहा है। बजट के जरिए राज्य को नई रेल लाइन मिली है, इससे राज्य के पर्यटन को भी फायदा होगा, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी फायदा होगा। छत्तीसगढ़ के संस्कृति और पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मेरे साथ हैं। सर, बजट पेश हुआ है आज, तो अंतरिम बजट में छत्तीसगढ़ के हिस्से में क्या मिला? देखिए, ये जो अंतरिम बजट होने के बाद भी ये बजट पूर्ण बजट जैसा है और इस बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ को रेल लाइनें मिली हैं, छत्तीसगढ़ को पर्यटन में सहायता इसके माध्यम से मिलेगी, शिक्षा में हमको इसमें सहायता मिलेगी और छत्तीसगढ़ क्योंकि नया राज्य है तो आज जो मातृवंदन योजना की घोषणा की गई है उससे भी छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ी स्ट्रेंथिंग मिलेगी। सरकार का फोकस सर आधारभूत ढांचे पे रहा है, उस पर ज्यादा फोकस किया गया है, तो इसी से गरीब कल्याण की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं वो पूरी होगी। निश्चित रूप से अगर गांव-गांव को सड़क मिलेगी, गांव-गांव को स्कूल मिलेगी, गांव-गांव को कॉलेज मिलेगी, गांव-गांव में अगर इंटीरियर तक रेलवे लाइन जाएगी तो निश्चित रूप से इससे गरीब कल्याण होगा। जो निचले तबके के लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। ये गरीब कल्याण की बहुत बड़ी योजना है। तो विपक्ष तो से कहता है, खासकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तो ये 10 साल का सबसे खराब बजट है। अब विपक्ष क्या उसकी तारीफ करेगा क्या? विपक्ष ने अपना धर्म निभा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये बजट और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने वाला है। सर, चुनाव है अभी कुछ महीनों बाद, तो इस बजट का असर चुनाव पर पड़ेगा? छत्तीसगढ़ की 11 सीटें भाजपा को मिलेगी? वो असर तो पड़ चुका है। पहले सरकार छत्तीसगढ़ में आ गई, अब 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की मोदी जी की झोली में आएंगी। तो बृजमोहन अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि बजट का असर आम लोगों के विकास पर है, गरीब कल्याण पर है और चुनाव में भाजपा 11 की 11 सीटें जीतेगी। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और 2 दिन पहले तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन अब पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जमीन और घोटाले और तमाम ऐसी चीजें जिसमें ईडी उनकी गिरफ्तारी कर चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग का भी कई ऐसा मामला जिसमें खुलासे हो सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी हुई तो देश का सियासी पारा भी चढ़ गया। इसके बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिन्हें ईडी पूछताछ के लिए 5 बार तलब भी कर चुकी है। लेकिन केजरीवाल
एक बार भी हाजिर नहीं हुए हैं। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में फंसे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। ईडी ने सोरेन को अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले जेएमएम नेता ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोरेन को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। सोरेन के इस्तीफे के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। तमाम विपक्षी पार्टियां एक स्वर में बीजेपी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसको लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार को फर्जी केस में फंसा कर सभी चाहे विपक्षी जितने नेता हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो ये प्रजातंत्र की हत्या की कोशिश है और बिना विपक्ष के ये लोग देश चलाना चाहते हैं। एक तरफ सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई बता रही है। साथ ही पार्टी सोरेन के साथ खड़े नेताओं को भ्रष्टाचारियों का कुनबा बता रही है। मुझे लगता है कि मैं इस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन कांग्रेस को कहना चाहता हूँ कि विकास के इस अभियान में वो अपने आप को शामिल करे। कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार ही नहीं। जिन्होंने जेल में डालकर लोगों को सरकार चलाई, अब जेल से सरकार चलाने का इरादा रखते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने पूरे देश के सियासी गलियारे की सरगर्मी बढ़ा दी है। हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली की निरस्त आबकारी नीति को लेकर सीएम केजरीवाल भी ईडी की जांच के दायरे में हैं। दिल्ली शराब नीति के मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले करप्शन और घोटाले को लेकर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा मुद्दा बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं।